हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर। क्या होता है एग्रीकल्चर? अगर हम हिंदी में देखें तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया खेती बाड़ी, और अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊं, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा आर्ट जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स की रेजिंग करते हैं यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वहाँ पे, एंड जो जानवर होते हैं, ठीक है, केटल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और इस एग्रीकल्चर को फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। फार्मिंग का मतलब हो गया कृषि। ठीक है, अब क्या आ जाता है यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जो है वो इन्होंने एक थोड़ी सी ऐसे छोटी सी स्टोरी बताई हुई है। उससे पहले, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये वर्ड है ना एग्रीकल्चर, ये डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड एगर या फिर एग्री से, जिसका मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि सॉइल के ऊपर क्या करना, कल्टीवेशन करना, खेती बाड़ी करना, सॉइल के ऊपर किसी भी तरह की क्रॉप्स या कोई भी तरह का प्रोडक्ट जो है वो क्या करना, ग्रो करना। अब क्या आ जाता है यहाँ पे, जो इन्होंने बताया है, छोटी सी स्टोरी दी हुई है। गुरप्रीत, माधो एंड टीना, ये जो है वो एक विलेज के पास से निकल के जा रहे हैं, और वहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक फार्मर जो है, किसान जो है वो लैंड को टिलिंग, उनकी लैंड की टिलिंग कर रहा है। टिलिंग का मतलब होता है लैंड को जोत रहा है। ठीक है, उसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। जो फार्मर है, टोल्ड देम ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। जो फार्मर है वो उनको बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वहाँ पे व्हीट जो है उसको ग्रो उसने किया था, एंड जो अब वहाँ पे क्या करेगा, मैन्योर जो है, मैन्योर का मतलब होता है खाद, जो है वो सॉइल को देगा, ऐड करेगा, ताकि वो उसको और ज़्यादा क्या कर सके, उपजाऊ बना सके, फर्टाइल बना सके। देन वो उनको चिल्ड्रंस को बोल रहा है कि वीट जो है वो एक अच्छा प्राइस जो है वो लाएगा। फेच का मतलब होता है लाना, एक अच्छा प्राइस जो है वो लाएगा मंडी से, फ्रॉम जहाँ पे उसको बेचा जाएगा, यानी कि मंडी से जब वो मंडी के अंदर उस वीट को बेचेगा तो वहाँ से वो अच्छा प्राइस जो है वो कमा सकता है, और उस वीट को जो है वो फैक्ट्रीज में जो है वो सोल्ड कर दिया जाएगा, ताकि उससे ब्रेड बनाई जा सके, बिस्किट बनाई जा सके। ठीक है, उस वीट के फ्लोर से, आटे से। अब यहाँ ये बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक प्लांट की टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आपको पता है आपकी एग्रीकल्चर फील्ड पर डिफरेंट तरह के क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं, और उन क्रॉप्स को जो है वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बेच दिया जाता है, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके और उनको एक फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी शेप दी जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करती हैं, और वो आती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी एक्टिविटीज़। ये जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है ना, या ये जो सेक्टर्स हैं आपके, इससे आपकी इकोनॉमी जो है, आपका जीडीपी जो है कंट्री का, वो क्या होता है, ग्रो होता है। अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की। एक्सट्रैक्शन आपको पता है, मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और प्रोडक्शन जो है यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो किए जाते हैं आपकी, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग जो है ये अच्छी एग्जांपल्स है किसकी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो उन रिसोर्सेज की, उन नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग की जाती है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज या जो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, वहाँ उन चीज़ों को जो है, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टील को बनाना, ब्रेड को बनाना, क्लॉथ्स को बनाना, ये सारी एग्जांपल्स हैं इस एक्टिविटी की, किस, सेकेंडरी एक्टिविटी के। टेरिशरी एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को, दैट मीन्स कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। कैसे, सर्विसेज के थ्रू। टेरिशरी एक्टिविटीज़ के अंदर या टेरिशरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज जो है वो डोर टू डोर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और ये एडवर्टाइजिंग हो गया। ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, टेरिशरी एक्टिविटीज़ की। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, कच्चा सामान जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उस कच्चे सामान को जो है वो बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और टेरिशरी सेक्टर के अंदर उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को जो है वो क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीपल्स के बीच में।
ये आ गया यहाँ तक। अब एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बनेगा तभी तो आप उसको मैन्युफैक्चर कर पाओगे और लोगों तक पहुंचा पाओगे, तो इसलिए बोला कि ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लाइव स्टॉक्स की रियरिंग जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, एज वेल एज जो लाइव स्टॉक होते हैं, जानवर वगैरह हो गए, केटल्स हो गए, उनको क्या करना, उनका पालन पोषण करना। वर्ल्ड की बात करेंगे, 50% जो पर्सन्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, अपने आप को उन्होंने व्यस्त रखा हुआ है, इंगेज करके रखा है। और अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 2/3 पॉपुलेशन है, दैट मीन्स 50 to 60% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी तरह से क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब हो गया किसी सरफेस लैंड की स्टडी करना, ठीक है, या आप बोल सकते हो लैंड फॉर्म्स की अरेंजमेंट। तो टोपोग्राफी जो है एक फेवरेबल टोपोग्राफी जो होगी जिसमें सॉइल और क्लाइमेट जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को ग्रो करने में या डेवलप करने में। जिस लैंड के ऊपर क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। एरेबल लैंड वो लैंड होती है जो सूटेबल होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आगे आपको मैप दिया है, उसमें आपको बताया है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है उस मैप के अंदर किन किन रीजन्स में, वर्ल्ड के किन किन रीजन्स में कौन कौन से फैक्टर सूटेबल रहे उन क्रॉप्स को एग्जिस्ट करने में, ठीक है, ग्रो करने में, और वो कौन कौन से रीजन्स रहे वो आपको आगे जो है वो बताया हुआ है ये, ठीक है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये आपको ओशंस बताए हुए हैं। और यहाँ पे ये आपके कुछ एरेबल लैंड है जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो क्या की जाती है, ग्रोन की जाती है। अब यहाँ पे आपको बताया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आपको ये कल्चर का मैंने बताया ना, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का क्या मतलब होगा हिंदी में, खेती बाड़ी करना, कृषि करना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स दिए हैं, डिफरेंट टाइप, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, पिसिकल्चर हो गया, विटिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसा साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन जिसमें आप सॉइल के ऊपर खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और लाइफ स्टॉक्स को क्या करते हैं, रेयर करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और एग्रीकल्चर को फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। कमर्शियल रियरिंग क्या होता है, कमर्शियल आपकी एक टाइप है किसकी, फार्मिंग की, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो सिल्क वॉर्म का पालन पोषण करना, और इसकी वजह से फार्मर की इनकम जो है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश की ब्रीडिंग की जाती है, स्पेशली टैंक्स और पॉन्ड्स में उनको रखा जाता है और वहाँ पे उनको क्या की जाती है, उनका पालन पोषण किया जाता है। विटिकल्चर में आ जाता है ग्रेप्स की कल्टीवेशन, ग्रेप्स को क्या किया जाता है, उसकी खेती बाड़ी की जाती है, खेती उसकी की जाती है। और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल जो है वो रिलेट करता है आपके कॉमर्स के साथ, ठीक है। कॉमर्स का मतलब हो गया ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप क्या करेंगे, खरीदेंगे या फिर बेचेंगे लार्ज स्केल में। तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाएगा, फ्लावर्स को ग्रो किया जाएगा, फ्रूट्स को ग्रो किया जाएगा, इनको बेचा जाएगा या इनको खरीदा जाएगा कमर्शियल पर्पसेस के लिए। अब आता है आपका फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है, तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग को एक सिस्टम के तरीके से देखा जाएगा। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट इनपुट्स जो होते हैं, ठीक है, हमें क्या डालना पड़ता है उसके अंदर, क्या क्या करना पड़ता है, तो सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, मशीनरी हो गया एंड लेबर हो गया। ये कुछ हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट आप बोल सकते हो इनपुट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम या बोल सकते हो फॉर्म सिस्टम बोल सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है फिजिकल एंड ह्यूमन फॉर्म इनपुट्स। ये क्या रहते हैं, इसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी इस पिक्चर के थ्रू। यहाँ आगे क्या बोला है, सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व और प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। द आउटपुट्स फ्रॉम द, यहाँ पे इनपुट जो आपका ऑपरेशन था उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। प्लोइंग का मतलब हो गया जोतना, ठीक है। सोइंग का मतलब हो गया सीड्स वगैरह को बोना। इरिगेशन का हो गया पानी वगैरह जो था उसको देना। वीडिंग का मतलब होता है रिमूव अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, जो मतलब प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती उनको हटा देना। और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आपकी क्रॉप्स वगैरह पक जाती हैं उनकी क्या करना, कटाई कर देना। अब जब ये तो आपने इनपुट डाला यानी कि ये चीज़ें आपने की, अब आउटपुट क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो उस सिस्टम से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्रॉप्स मिलेंगी, ठीक है, फसलें मिलेंगी, वूल मिलेगी, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इनपुट आपका फॉर्म सिस्टम एक एरिबल फॉर्म में आप किस तरह से फॉर्म सिस्टम जो है वो आपका चलता है। तो इनपुट में आपने जैसे मशीनरी चाहिए, सीड्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, वेडिसाइड्स हो गया, प्रोसेस किया जाएगा, प्लोइंग की जाएगी, सोइंग की जाएगी, स्प्रेइंग की जाएगी। स्प्रेइंग इसलिए की जाती है ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे, ठीक है। सोइंग बीज वगैरह बोए जाएंगे और प्लोइंग जोता जाएगा पहले उस जमीन को।
आउटपुट क्या रहेगा आपके पास, आपको क्रॉप्स जो हैं वो मिलेंगी। अगर आप फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट की बात करें तो फिजिकल इनपुट में एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सूरज की रोशनी चाहिए, बारिश चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वहाँ का कितना टेम्परेचर जो है, वहाँ का कितने सेल्सियस टेम्परेचर है, क्रॉप उसको वो एफर्ट कर भी पा रही है कि नहीं, मतलब उसको टॉलरेट कर भी पा रही है कि नहीं, सॉइल कैसी है वहाँ की, स्लोप कैसा है वहाँ का, ठीक है। और ह्यूमन आउटपुट्स में क्या होगा, स्टोरेज चाहिए, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया या प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, लेबर चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए या उसके ऊपर काम करने के लिए, मशीनरी भी चाहिए और केमिकल्स भी चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके बारे में बताया कि इस टाइप की फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बायोगैस के बारे में बताया था, ठीक है। तो बायोगैस में मैंने आपको बताया था कैसे मैन्योर जो है वो नेचुरल तरीके से क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू। ऑर्गेनिक जो आपका मैन्योर होता है ये आपके घर के कचरे से, ठीक है, काउ डंग केक्स के थ्रू जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इससे एक खाद तैयार की जाती है, वो नेचुरल खाद होती है और उन नेचुरल खाद को जो है वो ज़मीन में डाला जाता है ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा की जा सके, और केमिकल्स का यूज़ यहाँ बहुत कम होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देखने को कम मिलती है, ताकि देखिए नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। क्रॉप को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं की जाती है। क्या होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना, इसमें क्या होता है, ये एक तरह की जेनेटिक जो आपका बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन जो है एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें एक प्लांट के करेक्टरिस्टिक को चेंज किया जाता है, प्लांट का बोल सकते हो, एनिमल का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक को चेंज किया जाता है ट्रांसफ़र करके डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एक सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक मेकअप जो है उसको अल्टर किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है, ठीक है। या फिर आप एक और तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें एक डीएनए जो है वो इंसर्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, ठीक है। तो ये था आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा आपका। अब हम देखेंगे फार्मिंग की टाइप्स क्या होती हैं। खेती बाड़ी है जो किसानी जो की जाती है, आपकी कृषि जो की जाती है, उसकी कौन कौन से तरीके हैं। तो फार्मिंग जो है वो वर्ल्ड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिसाइज की जाती है। जोग्राफिकल कंडीशंस, प्रोड्यूस की डिमांड जो है वो, उसकी प्रोडक्शन की लेबर और टेक्नोलॉजी का लेवल कितना है, तो इन सब के बेसिस पे, इन सब की चीज़ों के, इन सब के ऊपर डिपेंड होने के बजाय हम क्या करेंगे, फार्मिंग को क्लासीफाई करेंगे टू मेन टाइप्स में। जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया और कमर्शियल फार्मिंग हो गया। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्टिंग वन सेल्फ, और यू कैन से दैट गुजर बसर खेती, ठीक है, अपने गुजारे के लिए जो खेती की जाती है। और कमर्शियल फार्मिंग जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, कमर्शियल जो है वो रिलेट करता है कॉमर्स के साथ, और कॉमर्स एक ऐसी तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें बाइंग और सेलिंग की जाती है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस तरह की फार्मिंग जो है वो की जाती है ताकि एक फार्मर की फैमिली की जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। ट्रेडिशनली अगर आप पुराने समय की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत कम थी, उस समय पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, और हाउस होल्ड लेबर जो थी वो क्या करती थी, स्मॉल लेवल पे या स्मॉल स्केल पे क्या करती थी, प्रोडक्शन करती थी, और उनको जो आउटपुट था, रिजल्ट जो था वो भी कम मिलता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। अब ये क्या होता है, इनको हम देखेंगे। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर जो है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर क्या करता है, कल्टीवेट करता है बाय यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, ठीक है। टूल्स जो भी औजार वगैरह जो कि खेती बाड़ी में यूज़ किए जाते हैं, एक्स हो गया, ठीक है, डिगिंग स्टिक होगी, तो ये कुछ तरह के टूल्स होते हैं, इनका जो है वो यूज़ किया जाता है, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है। और लेबर जो है यहाँ पे मजदूर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। क्लाइमेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्रॉप को जो है वो ग्रो करने के लिए। और क्लाइमेट जो है वो मतलब सनशाइन अच्छा होना चाहिए, सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए, ताकि एनुअली यानी कि एक साल के अंदर सेम प्लॉट के ऊपर मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप जो है वो क्या की जाए, वहाँ पे ग्रो की जाए। राइस जो होता है वो मेन क्रॉप रहता है, और अदर क्रॉप जो इसमें आ जाती है वो है वीट, मेज, पल्सीज एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर की जाती है, वो की जाती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ का जो रीजन और उस रीजन का जो टेम्परेचर या आप बोल सकते क्लाइमेट
जो है वो मानसूनल रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में जो है वो इस तरह की फार्मिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है इसमें आ जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ये भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया हुआ है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब हमने आपका हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था ट्राइबल्स वाला, ट्राइबल डिकूज वाला, तो उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में बताया था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नाउन एज झूमिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कहाँ पे की जाती है? फॉरेस्ट एरियाज में, जैसे कि अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये जो है ये इस तरह की कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। ये जो एरियाज मैंने अभी आपको बताया, जैसे अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कुछ पार्ट्स हो गए, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे वेजिटेशन जो है ना वो वापस से मतलब बहुत जल्दी से जो है वो रीजनरेट करने लगती है। इसमें क्या किया जाता है, एक लैंड लिया जाता है, एक लैंड का प्लॉट लिया जाता है, उसको जो है उसके ट्रीज़ को काट दिया जाता है, यानी कि उस लैंड को क्लियर कर दिया जाता है। देन वहाँ पे आग जला दी जाती है। वहाँ से जो एशेज़ निकलते हैं ना, उस एशेज़ को मिक्स किया जाता है सॉइल्स के साथ, और फिर क्या होता है, क्रॉप्स जो है वहाँ पे ग्रोन की जाती है, जैसे मेज़ हो गया, यम हो गया, पोटैटोज़ हो गया, कैसावा हो गया, इनको क्या किया जाता है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। आफ्टर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देती है तो लैंड जो है उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और कल्टिवेटर जो है वो न्यू प्लॉट की तरफ जो है वो मूव करने लगते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो अलग अलग नाम से, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे झूमिंग की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है वो झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप मेक्सिको की बात करेंगे तो वहाँ पे मिलापा बोला जाता है, और ब्राज़ील की बात करेंगे वहाँ पे रोका बोला जाता है, और मलेशिया की बात करेंगे वहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन को लादांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आता है नोमैडिक हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब ही होता है ग्रुप, ठीक है। नोमैडिक का मतलब हो गया जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है ये सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, इस यहाँ पे इस तरह की आपकी जो नोमैडिक हर्डिंग है वो प्रैक्टिसाइज की जाती है। इस तरह की फार्मिंग में हर्ड्समैन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ। फॉडर हो गया उनका जो चारा होता है, भूसा वगैरह जो जानवरों को दिया जाता है उसके लिए, पानी के लिए, और इन्होंने रूट्स जो होते हैं वो डिफाइन मतलब याद रखे होते हैं कि हमें इस रूट से जो है वो गुजर के जाना है। इस तरह की जो मूवमेंट है वो क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन, यानी कि लोग जो कहाँ पे जाते हैं, क्लाइमेट देख के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। शिप हो गया, कैमल हो गया, याक हो गया, गोट्स जो है वो इन तरह की फार्मिंग में जो है वो सबसे ज़्यादा रियर्ड किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं। दे प्रोवाइड, अब इनसे जो है वो मीट लिया जाता है, दूध लिया जाता है, वूल लिया जाता है, हाइड्स ली जाती हैं। हाइड्स जो है ये एनिमल स्किन होती है, जो आप लेदर पहनते हैं वो इन्हीं हाइड से जो है वो बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हर्डर्स और उनकी फैमिलीज जो है वो इन जानवरों से क्या करते हैं, लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी बताई हुई है, ये देखिए, नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स। ये नोमैडिक हर्डर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने कैमल्स के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे बताया है शुगर केन प्लांटेशन, अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कमर्शियल फार्मिंग मैंने अभी बता दिया था आपको। तो कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कौन सी क्रॉप्स को ग्रोन करती है और एनिमल्स को रियर करती है ताकि मार्केट में उनको बेचा जा सके। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। यहाँ पे जो एरिया है कल्टिवेशन के लिए और जो पैसा जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग जो है इसके अंदर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, मिक्स फार्मिंग की जाती है एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो है क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, बेचा जाता है यानी कि सोल्ड किया जाता है। ऑक्यूपेशन के लिए क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। वीट एंड मेज जो है ये कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीट और मेज जो है वो ग्रोन किए जाते हैं ताकि उनको मार्केट में सोल्ड किया जा सके। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो ऐसे एरिया जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो की जाती है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये जो एरियाज़ हैं ये स्पर्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अच्छी है और यहाँ पे बड़े बड़े लार्ज फॉर्म्स हैं जहाँ पे स्प्रेडिंग यानी कि आपके हेलीकॉप्टर्स के थ्रू यहाँ पे सीड्स को क्या किया जाता है, बोया जाता है। इतने बड़े बड़े फॉर्म्स हैं। सेवर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। विंटर्स की वजह से वहाँ पे ग्रोइंग जो है वो नहीं की जाती है क्रॉप्स की, और एक साल के मतलब एक टाइम पीरियड के
अंदर एक ही क्रॉप को क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है। कहाँ पे, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर। मिक्स्ड फार्मिंग की अगर बात करेंगे तो मेन मिक्स्ड फार्मिंग जो लैंड है वो यूज़ की जाती है फूड एंड फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स, यानी कि यहाँ पे फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है। फॉडर क्रॉप्स जो है यानी कि जो जानवरों के लिए जो चारा वगैरह होता है उसको ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे लाइव स्टॉक जो है, जानवर जो है वो पाले पोसे जाते हैं। ठीक है। और इस तरह की फार्मिंग जो है वो कहाँ की जाती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन की अगर आप बात करेंगे तो प्लांटेशन जो है ये कमर्शियल फार्मिंग की टाइप है जहाँ पे सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। सिंगल, सिर्फ एक ही क्रॉप। बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे एक ही तरह का, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, कैशू, काजू का बोल सकते हो आप, प्रोडक्शन जो है, रबर हो गया, बनाना हो गया, कॉटन जो है, ये क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लेबर जो है, मजदूर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। द प्रोड्यूस में भी प्रोसेस्ड ऑन द फॉर्म इट सेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। जो प्रोड्यूस है इसको या तो खुद ही फॉर्म के अंदर प्रोसेस किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है, या फिर फैक्ट्रीज के अंदर किया जाता है। फैक्ट्रीज के अंदर किया जाएगा तो ज़्यादा मुनाफा जो है, बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कम टाइम पे जल्दी जो है, समय कम लगेगा और काम जो वो जल्दी हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो उसकी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप इस प्लांटेशन फार्मिंग को जो है वो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है फील्ड से इंडस्ट्री की तरफ। फील्ड में इसको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और डायरेक्ट इसको जो है वो इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है। ठीक है, या मार्केट में भेज दिया जाता है ताकि इसकी क्या हो सके, इसको बेचा जा सके। मेजर प्लांटेशन जो है वो फाउंड किया जाता है, यानी कि मेजर प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो कौन कौन से रीजन्स में होती है। जैसे अगर आप रबर की बात करेंगे तो मलेशिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ग्रो किया जाता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी हो गया, इंडिया में टी हो गया, और इंडिया और श्रीलंका में टी हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके प्लांटेशंस की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।